नमस्कार। माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र को हम किस प्रकार से विभिन्न विभागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 9th वाले में देखा कि अर्थशास्त्र को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये क्षेत्र काम की प्रकृति और उत्पादन के आधार पर बांटे गए हैं ताकि हम अर्थशास्त्र को एक अच्छे तरीके से समझ सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई पूछना हो कुछ तो कमेंट में ज़रूर बताना। भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं या देश के जितने भी लोग हैं या सभी जो भी काम करते हैं उसे वो मुद्रा का अर्जन करते हैं। सबके काम की प्रकृति अलग अलग है। ये काम जो वो लोग करते हैं उसके बदले में उनको कुछ भुगतान किया जाता है और उसी भुगतान के आधार पर हम उनको आर्थिक गतिविधि कह देते हैं। आर्थिक गतिविधि मतलब ऐसा कार्य जिसके बदले में आपको भुगतान किया जाता है। तो आप कहोगे क्या ऐसी भी कोई गतिविधि है जिसका आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता? हाँ, बिल्कुल है। आपकी मम्मी ने आपको विद्यालय आने से पहले नाश्ता करवाया। क्या आपकी मम्मी ने कभी कहा कि इस नाश्ते के आप इतने पैसे दे के जाओ? वो उसका वात्सल्य है, उसको हम मुद्रा में काउंट नहीं कर सकते। आपके पापा ने आपको पढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया या आपके लिए ड्रेस लेके आए, तो क्या कभी पैसे मांगे? नहीं। तो ये सारी चीज़ें जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं किया जाता, वो अनार्थिक क्रिया तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी क्रिया जिसके बदले में कोई भुगतान नहीं किया जाता, हम आर्थिक क्रिया में उसको शामिल नहीं करते, ये कह सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जो काम करता है वो किसी एक क्षेत्र में काम करता है, हो सकता है वो कृषि में काम कर रहा हो। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो किसी उद्योग में काम कर रहा हो। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो टीचिंग या डॉक्टरी या कोई दूसरे पेशे में काम कर रहा हो जहाँ पर सेवा बेचता हो। तो इस हिसाब से हम काम की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को विभिन्न भागों में बांटते हैं। कुछ लोग किसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र का कार्य करता है। ये आर्थिक गतिविधियां हैं जो जीवन का मुख्य उद्देश्य बनकर उभरती हैं। अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में पहला भाग को लेते हैं हम प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी जहाँ पर सर्वप्रथम किसी वस्तु का निर्माण हो, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, खनन और उत्खनन के कार्यों को शामिल किया जाता है। कृषि, पशुपालन, खनन और उत्खनन। पशुपालन के अंतर्गत मछली पालन, झींगा पालन, मुर्गी पालन आदि सब इसके अंदर समाहित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य इन क्षेत्रों से संबंधित होगा उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करेंगे। अब आते हम दूसरे क्षेत्र पे। दूसरे क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र कह देते हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्र भी बोल देते हैं कभी कभार। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें कृषि और कृषि से सहायक गतिविधियाँ होती हैं। द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, इसके अंदर हम 2 चीज़ों को देखते हैं, एक तो निर्माण और दूसरा विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण का मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में जो द्वितीय क्षेत्र हम कह रहे हैं, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, चाहे वो कृषि से पैदा हुआ हो, चाहे वो खनन और उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया हो, उनके मूल्य में वर्धन किया जाता है, यानी उसका मूल्य बढ़ाया जाता है। इसी को हम द्वितीय क्षेत्र कह देते हैं। जैसे आपने
गेहूं पैदा किया, प्राथमिक क्षेत्र का विषय। इसी गेहूं से फ्लोर मिल पर ले आए, आटा बना, द्वितीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि फ्लोर मिल एक तरीके से उद्योग है और औद्योगिक कार्यों को हम द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अब आप बताइए, क्या जो गेहूं का भाव था वही आटे का भाव है? नहीं। क्यों? क्योंकि आटे का भाव गेहूं के भाव से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर उसके मूल्य को बढ़ा दिया। इसी गेहूं के आटे को अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो मूल्य और बढ़ जाता है। इसी प्रकार खनन से प्राप्त, जैसे आपने जिप्सम निकाला और जिप्सम से आपने सीमेंट बनाई, औद्योगिक क्षेत्र है या द्वितीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र में हम उद्योग को शामिल करते हैं। उद्योग कौन सा? एक तो निर्माण और दूसरा विनिर्माण। तो निर्माण और विनिर्माण की जो अर्थ क्रिया हैं वो हमारी द्वितीय क्षेत्र का भाग होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन या प्राथमिक उत्पाद के रूप में जो उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद को जब हम मूल्यवर्धन करते हैं तो उसे द्वितीय क्षेत्र कह देते हैं। अब इन दोनों क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं को जो बेचता है यानी अपनी सेवा देता है उसको हम तृतीय क्षेत्र में कह देते हैं। तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का न तो निर्माण होता है और न ही उत्पादन। तो तीसरे क्षेत्र में किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें हम विभिन्न घटकों को शामिल करते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, शिक्षक की सेवा, चिकित्सक की सेवा, दुकान पर सामान बेचने वाला व्यक्ति, रेहड़ी पर सामान बेचने वाला व्यक्ति, रेलवे की सेवा। यानी ऐसा कोई भी काम जिसमें व्यक्ति आपको वस्तु नहीं दे रहा है या वस्तु नहीं बना रहा है तो वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। आप ये कहोगे कि एक दुकान वाला तो वस्तु दे रहा है, बदले में भुगतान ले रहा है, वस्तु दे रहा है, वस्तु का उत्पादन दुकानदार नहीं कर रहा है, इसलिए वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। जैसे ही आप जाते हो, आप कहोगे कि मेरे को तो एक बढ़िया सी ड्रेस दे दो और इस ड्रेस के बदले में आप उसको भुगतान करते हो। वो व्यक्ति आपको कहता है हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, यानी आपकी सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि वो ये कह रहा है कि हम सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आपको ब्रीफली समझ में आ गया, यानी संक्षेप में समझ में आ गया कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। अब हम वापस एक बार मेन कंटेंट को देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, तीनों को हमने देख लिया, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। और तीनों ही क्षेत्रों के अंदर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन की प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। क्या क्या शामिल किया जाता है, तो हम प्राथमिक क्षेत्र को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर तैयार करता है, जैसे कि उत्खनन है, कृषि कार्य है, पशुपालन है। पशुपालन का मतलब जो दूध का काम है, जो ऊन का काम है, जो मांस का काम है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, मछली पालन है आदि। इसी क्षेत्र को कृषि या संबंध गतिविधियाँ भी कहा जाता है। खनिज भी प्राकृतिक उत्पाद है। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रकृति ने दिए हैं और प्रकृति ने दिए हैं इसलिए वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होगा। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक गतिविधि में शामिल करते हैं। कृषि और उसके सहायक क्षेत्र को भी कहा जाता है इसको, यानी प्राथमिक क्षेत्र कह दो या कृषि क्षेत्र कह दो या कृषि और उसका सहायक क्षेत्र भी कह दो तो भी इसका नाम चलेगा। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में हमने देखा कि प्राकृतिक उत्पादों, प्राकृतिक मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित हुआ है, विनिर्माण प्रणाली के जरिए इसका रूप बदल दिया जाता है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र का अगला कदम है, इसे हम द्वितीय क्षेत्र कह देते हैं। इसलिए इसको हमने निर्माण और विनिर्माण कहा। बच्चों, निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है? निर्माण का मतलब होगा किसी वस्तु का बनाना और विनिर्माण का मतलब होगा उस वस्तु का मूल्य बढ़ाना। जैसे आपने खनन से पत्थर निकाले और मकान बना लिए, निर्माण कार्य है। इसी पत्थर से सड़क बना दी, निर्माण कार्य है। नहर बना दी, निर्माण कार्य है। इसीलिए आपने कभी शहरों में देखा होगा एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पे लिखा होता है कि निर्माण कार्य प्रगति पे है, कृपया धीरे चले। तो मतलब वो निर्माण क्षेत्र से हिस्सा है। आप जितनी भी चीज़ें पैक्ड खाते हो, जो पैक की हुई होती है या जो घर पे बनती है, वो सारा विनिर्माण का हिस्सा है। इसीलिए जब भी आप इंटरवल में या आपकी जब आधी छुट्टी होती है, आप खाना खाओ या फिर बाहर से कुछ खरीदो, तो आप देखोगे कि उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है विनिर्मित, विनिर्मित का मतलब विनिर्माण। जैसे आलू का जो उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो कृषि से संबंधित है। और इसी आलू से बनी हुई चिप्स जिसका आप पैकेट खरीदते हैं वो विनिर्माण का हिस्सा है। तो विनिर्माण का मतलब जो आप चिप्स खरीद रहे हैं वो किसका हिस्सा हो गया? द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा हो गया। और जो आलू अगर खरीदा घर के लिए
वो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है। ध्यान रखना, बेचने वाला सेवा क्षेत्र का आदमी है। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा रेडी वाला और दुकान वाला सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम द्वितीय क्षेत्र को देखते हैं। फिर देखते हैं सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में वस्तु का निर्माण नहीं होता बल्कि सेवाएं बेची जाती है। जैसे डॉक्टर आपका हाथ देखकर आपको बोलता है कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। आप मेडिसिन खरीदते हैं, अलग पैसे देते हैं। आप डॉक्टर की फीस का अलग पैसे देते हैं। तो डॉक्टर ने फीस किस चीज़ के लिए? दवाई के पैसे तो आप अलग से दे रहे हो। डॉक्टर ने फीस अपनी सेवा के लिए, यानी उसने आपको आपकी बीमारी है वो बताई है, इसलिए वो फीस ले रहा है। तो वो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसी प्रकार से हम कहें कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियां किसी भी प्रकार की हो वो तृतीय क्षेत्र में आती है। यह गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं एवं स्वयं वस्तु का निर्माण नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे आप अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़े और पढ़कर आप किसी क्षेत्र में गए और उस क्षेत्र में आपने बहुत ही ज़्यादा कौशल विकास किया, यानी आप एक अच्छा श्रम बने, तो आप सेवा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। लेकिन आपके सेवा क्षेत्र के कारण आप द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक उद्योगपति बने और उद्योगपति या फिर एडवाइस के रूप में जो सलाह दे रहे हैं वो तो आपका सेवा क्षेत्र का हिस्सा हो गया, और आपकी सलाह पर उद्योगों का जो विकास हुआ वो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तृतीय क्षेत्र में बहुत गतिविधियाँ शामिल होती हैं। आप जब पढ़ो तो एक बार कल्पना करना, क्या कोई वस्तु बन रही है? अगर बन रही है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। वस्तु बन तो रही है लेकिन उसके अंदर उत्पादन कहीं और से आया है, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री, तो आप समझ जाना कि वो द्वितीय क्षेत्र है। इसके अलावा सारा कोई भी सेवा है, घर पे आपके आके कोई फिटिंग ठीक करके जाता है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। आपका नल ठीक करके जाता है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से परिवहन, जो बस चलाता है जिसमें आप चढ़ के अपने शहर जाते हो, सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। भंडारण, जो बड़े गोदाम होता है, जैसे आपकी फसलें लेके जाते हैं, आप कहते हैं हम हमारी फसलों को मंडी लेके गए हैं, तो ये जो मंडी है वहाँ भी क्या होता है, फसलों के वेयर हाउसिंग के गोदाम या फिर जहाँ भी स्टॉक होता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, भंडारण कह देते हैं। इसी प्रकार से थोक और खुदरा विक्रेता, जैसे हमने अभी दुकान वाला कहा। संचार सेवाएं, टेलीफोन की जितनी भी सेवाएं, या आपने टेलीफोन पे कभी कस्टमर केयर से बात की है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या किसकी सेवा है? सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से बैंकों का जितना भी काम है सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। व्यापार का काम, चाहे वो भैंस भी क्यों नहीं खरीद रहा हो, सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि भैंस उसने पाली नहीं है, बल्कि क्या किया है, खरीदी है और खरीद के आगे बेचा है, इसलिए हम इसको सेवा क्षेत्र का हिस्सा कह देते हैं। यह वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, वस्तु के बजाय सेवा का सृजन करती है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इन तीनों क्षेत्र पर परस्पर निर्भरता है, बिना किसी अन्य की सहायता से दोनों क्षेत्र आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन हुआ, अगर प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं नहीं बनती तो क्या बिस्किट बन पाता? क्या बिस्किट नहीं बन पाता तो क्या कोई व्यक्ति बिस्कुट को बेच पाता? नहीं। तो इसलिए इन तीनों क्षेत्रों का परस्पर निर्भरता होती है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम कुछ घटकों को देखते हैं जो इन क्षेत्रों में शामिल होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम कृषि क्षेत्र कह देते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र कह देते हैं, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। इसमें हमने कुछ क्षेत्रों को शामिल किया है, जैसे कृषि है, वानिकी है, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन और पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में हमने उद्योग में निर्माण और विनिर्माण और विद्युत उपकरण, हाँ, यानी विद्युत की जो सप्लाई है या पानी की जो सप्लाई है वो भी द्वितीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग, दुकानदार, ठेला वाला, सूचना प्रौद्योगिकी, ये कुछ उदाहरण है। जैसे हमने क्लास में वेयर हाउसिंग की सुविधा जो देखी है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। विद्यार्थियों, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, आपको इन सेवा क्षेत्र का पता होना चाहिए, क्योंकि आप उदाहरण के रूप में भी इनको उपयोग करोगे या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, निम्न में से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ध्यान रहे, निम्न में से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और उद्योग। आशा करता हूं आपने बता दिया होगा कि उद्योग है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, और उद्योग ने बोलकर अगर विनिर्माण बोलूं तो भी सेम ही है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया आर्थिक है? निम्न में से कौन सी क्रिया आर्थिक है? एक मजदूर के द्वारा दूसरे के खेत पर काम करना, एक मजदूर के द्वारा दूसरे के खेत पर काम करना। नंबर 2, दुकान के द्वारा वस्तुएं बेचना। नंबर 3, टीचर के द्वारा ट्यूशन पढ़ाना। नंबर 4, टीचर के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? विद्यार्थियों, आपने देखा पहले में
व्यक्ति जब श्रम करता है बदले में मजदूरी लेता है, दूसरे में भी सेम ही है, मजदूरी लेता है। ट्यूशन पढ़ाता है तो ट्यूशन की फीस लेता है। लेकिन टीचर जब अपने ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है तो क्या फीस लेता है? नहीं। तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है, इसको हम अर्थशास्त्र में या आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे तीनों क्षेत्र। अब तीनों क्षेत्रों की हम तुलना करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और बाकी घटकों के ऊपर। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के लिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अर्थशास्त्र को मोटे मोटे हम दो भागों में बांटते हैं। हालांकि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी आपको समझने के लिए बता देता हूँ कि हम इसको दो भागों में बांटते हैं। जैसे पहला हमने माना कि उत्पादन के क्षेत्र, ये पढ़ा है कक्षा 9 में। उत्पादन के क्षेत्र को हमने 5 भागों में बांटा था: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और साहस। ठीक है, तो एक वर्गीकरण ये हो गया। और इनको बदले में जो प्रतिफल मिलता है उनके बारे में भी बता दिया। जैसे भूमि के बदले में लगान, यानी आप किसी को खेत अगर देते हो बोने के लिए तो वो आपको बंटाई देता है, और उस बंटाई को हम क्या कह देते हैं? लगान कह देते हैं। श्रम, जो किसी खेत में कोई व्यक्ति काम करता है उसको मजदूरी मिलती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी का प्रतिफल, यानी उत्पादन के साधन का प्रतिफल। मजदूरी भी इसमें शामिल है, वेतन भी इसमें शामिल है। विद्यार्थियों, आपको अर्थशास्त्र के नाते पता होना चाहिए मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है। मजदूरी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को मिलती है, जबकि मजदूरी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को मिलती है, जबकि वेतन संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलता है। तो इस प्रकार से ये 5 उत्पादन के साधन होते हैं, इनसे उत्पादन होता है। सभी साधन एक के पास नहीं होते, इसलिए वो किसी किराए पे लेते हैं, और किराए के रूप में जो भुगतान करते हैं इसी को हम उनका उत्पादन के साधनों का प्रतिफल कह देते हैं। दूसरा, इन्हीं उत्पादन के साधनों से जो उत्पादन होता है इसको हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, पशुपालन, खनन, उत्खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र कह देते हैं, निर्माण, विनिर्माण की क्रिया। और तीसरा क्षेत्र सेवा का क्षेत्र, जो बहुत विस्तृत है। तो इस प्रकार से हम 3 क्षेत्रों में बांट के इसका अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे, थोड़ा सा समझने के लिए आप कक्षा 9 के अर्थशास्त्र का वीडियो एक बार जरूर देख सकते हैं। तो तीनों क्षेत्रों की तुलना करके देखें तो तीनों क्षेत्र की जो गतिविधि है वो जैसे हमने देखा कि परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बगैर दूसरे की उत्पादन क्रिया तीव्र गति नहीं हो सकती। दोनों क्षेत्र यानी प्राथमिक और द्वितीय वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करते हैं, और तीसरा उन वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में या आप तक उपलब्ध करवाते हैं। लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में काम करते हैं, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित होती है, कितने लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, किस क्षेत्र का कितना इसमें योगदान है, रोजगार में कितना है, आय में कितना है आदि। तो आपसी तुलना करनी है तो हम इन तीनों क्षेत्रों के आंकड़ों के आधार पर करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, यानी हम कैसे पता लगाते हैं इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीय का कितना है और तृतीय का कितना है, और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। निश्चित ये कार्य क्या है, बहुत ही कठिन होता है, परंतु अर्थशास्त्रियों के सुझाव के आधार पर हम इसको अच्छी तरह से मूल्यांकित कर लेते हैं। कैसे करते हैं? सेवाओं और वो जो वस्तुएं हैं उसकी संख्याओं की बजाय हम क्या करते हैं? इसका मूल्य देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? मूल्य देखते हैं। तीनों क्षेत्रों में यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, हम क्या करेंगे? इन वस्तुओं का मूल्य देख लेंगे कि कितना है। जैसे माना किसी प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ है उन सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ दिया और हमें मिला ये 15 रुपये का है, और इन्हीं जो प्राथमिक क्षेत्र है इससे या मूल्य वर्धित करने के बाद में जो द्वितीय क्षेत्र में आया तो मान लिया इसका मूल्य 20 रुपये है। ध्यान रहे, ये 15 रुपये इसमें शामिल नहीं है। इस 15 रुपये को शामिल करते, मान लो गेहूँ 15 रुपये का है और बिस्किट 35 रुपये का, बिस्किट 35 रुपये का है, तो 20 रुपये जो बढ़ा वो किसका योगदान हुआ? उद्योग का हुआ। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र में आते हैं, और सेवा वाले क्या करते हैं? इसको बेचते हैं, और मान लो वो 65 रुपये कमाता है, मैंने 100 आधार मान के लिए है, तो वो कितने कमाता है? 65 रुपये कमाता है। तो वो बेच कितने में रहा है? बेच तो वो 100 में रहा है, लेकिन उसने खरीदी कितने में थी? 35 रुपये में खरीदी थी। इसमें से 20 उद्योग के थे और 15 कृषि क्षेत्र के, और 65 रुपये उसका खुद का मुनाफा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों का जो योगदान है वो मूल्य के आधार पर होता है, और इसी आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है, वो आर्थिक क्रिया में कितनी भूमिका निभाता है। हाँ, रोजगार की दृष्टि से देखना है तो एक दूसरा पैमाना है जिसमें हम देखते हैं कि कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। तीनों क्षेत्रों के मूल्यों की गणना करके उसका योगफल कर लिया जाता है, परंतु हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये दोबारा नहीं गिन लिया जाए, दोबारा नहीं गिन लिया जाए। अभी का जो उदाहरण लिया था मैं इसको फिर बताता हूँ। हमने देखा था कि गेहूँ कितने रुपए की है? 15 रुपये की। उद्योग ने क्या किया? उस गेहूँ से बिस्किट बनाया और 35 रुपये में बेच दिया। तो 35 रुपये में बेचा तो 20 रुपये तो किसके थे? उद्योग के थे, और 15 रुपये किसके थे? कृषि के थे। और फिर दुकानदार ने क्या किया? उसको 100 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में बेचा तो 20 और 15 ये शामिल है। अगर हम इसको ऐसे न जोड़ें,
ये जोड़ दें कि 15 रुपये ये है, 30 रुपये ये है, 100 रुपये ये है, तो हमारी काउंटिंग में आ जाएगा 135, जबकि वास्तव में कितना था? वास्तव में तो 100 ही था। तो इस प्रकार से दोहरी गणना से हमें बचना चाहिए। तो दोहरी गणना से बचने के लिए हम क्या करते हैं? मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते। मध्यवर्ती वस्तु होती क्या है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, या तो वो मध्यवर्ती होगी या फिर वो अंतिम वस्तु होगी। मध्यवर्ती वस्तु की परिभाषा समझिए। वह वस्तु जिसने उत्पादन की सारी सीमाएं पार नहीं की है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। यानी अभी उसने उत्पादन की सारी सीमा पार नहीं की है, अभी आप इसमें मूल्य वर्धन कर सकते हो, यानी उसका मूल्य बढ़ा सकते हो। जैसे गेहूं से आटा बन गया, आटा अगर घर पे काम ले लिया, अंतिम वस्तु है, लेकिन इसी आटे को बिस्किट वाला लेके चला गया तो वो मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? क्योंकि जो बिस्किट वाला है या बेकरी वाला है, उसके लिए वो आटा क्या काम करेगा? उसके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में, यानी कच्चे माल के रूप में काम करेगा। अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जिसने उत्पादन की सारी सीमाएं पार कर ली है। उत्पादन की सारी सीमाएं पार कर ली है। जैसे इस आटे से बिस्किट बन गया और बिस्किट तैयार है, क्या बिस्किट से भी आगे कुछ बन सकता है? नहीं, तो इसलिए वो अंतिम वस्तु है। तो हम जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की का क्या कितना योगदान है इसकी अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे? बिस्किट के मूल्यों को शामिल कर लेंगे, लेकिन गेहूं के मूल्यों को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिस्किट का आगे कोई और उत्पादन हो नहीं सकता। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, जो दूध है, ध्यान रहे, कोई मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है और कोई अंतिम वस्तु भी हो सकती है। दूध है, दूध वाले ने ए व्यक्ति को दिया और वो पी गया, अंतिम वस्तु है। लेकिन इस ए व्यक्ति ने क्या किया? बी व्यक्ति को बेचा, जो इसकी मिठाई बनाएगा, मध्यवर्ती वस्तु है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। क्यों? क्योंकि बी क्या कर रहा है? इसको मिठाई में प्रयोग कर रहा है और सी के लिए बेच दिया है। और सी ने क्या कर दिया? स्वीट्स बना दिए, यानी मिठाई बना दी है। अब क्या इस दूध का आगे उपयोग हो सकता है? नहीं। तो मिठाई है, उसमें प्रयोग किया गया दूध अंतिम वस्तु है। बी के पास पड़ा हुआ दूध या ए के पास बी को बेचने हेतु पड़ा हुआ दूध मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। इसलिए हम इसको बार बार नहीं जोड़ते हैं। तीनों क्षेत्रों में मूल्यों की गणना करके उसका योगफल प्राप्त कर लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तु की हम गणना नहीं करते हैं ताकि हम दोहरी गणना से बच जाए, क्योंकि अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है, जैसे अभी हमने उदाहरण के रूप में देखा है। जैसे बिस्किट के मूल्य में आटे और दूध और चीनी, क्यों? क्योंकि इनसे मिल्की बिस्किट बना होता है, तो इन तीनों का मूल्य जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसको बार बार नहीं जोड़ते हैं। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है, इन दोनों को आप ध्यान में रखने लेना, मध्यवर्ती वस्तु क्या कौन सी होती है और अंतिम वस्तु कौन सी होती है। आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, उसका जब हम जोड़ कर देते हैं तो हमें उत्पादन की जानकारी मिलती है। जैसे हमने जितना कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन हुआ उसका मूल्य जोड़ दिया, द्वितीय क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ उसका मूल्य जोड़ दिया, और तृतीय क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ उसका मूल्य जोड़ दिया, तो हमारे पास जो उत्पादन आता है वो हमारा कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे कृषि से जो उत्पादन हुआ वो जोड़ दिया, खनन उत्खनन सब, उद्योग से जो भी उत्पादन हुआ वो जोड़ दिया, ध्यान रहे मध्यवर्ती शामिल नहीं करेंगे, और सेवा क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ वो जोड़ दिया, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? कुल उत्पाद कहलाएगा। इन तीनों क्षेत्रों के कुल मूल्यों को जोड़ने पर हमें देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने जीडीपी की परिभाषा देखी थी, यानी सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा देखी थी। तो जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? किसी देश की, जैसे मैं अगर भारत की बात करूं तो मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, किसी देश की घरेलू सीमा में, ये हमारी सीमाएं हैं, उत्पादित, इसमें उत्पादन होने वाला सारी वस्तुएं और सेवाएं, ध्यान रहे मध्यवर्ती नहीं, समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसी को हम जीडीपी कह देते हैं। जो किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होता है, वस्तु और सेवा होते हैं, हमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही इसमें शामिल करना है। तो हमने यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषाएं देख ली है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन भी हुआ है। जैसे कि हम अगर आज़ादी के बाद से तुलना करें तो इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बहुत सा परिवर्तन आया है और बहुत से आंकड़े हैं वो बदल गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जितने भी सदस्य, जैसे दादा के जितने भी भाई हैं, नौकरी में यानी सेवा क्षेत्र में या फिर उद्योग में काम बहुत ही कम करते थे, लगभग कृषि का कार्य करते थे या पशुपालन का करते थे, यानी प्राथमिक क्षेत्र में थे। लेकिन जब आपके पिताजी की जो आयु के हैं, यानी जितने भी चाचा हैं, इनमें से कुछ जॉब लगे हैं, कुछ कृषि कर रहे हैं और कुछ
औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या खुद का कोई स्टार्टअप्स है जिसको भी हम उद्योग कहते हैं। स्टार्टअप्स का मतलब जो नया उद्यम शुरू होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ या समय के साथ साथ इन क्षेत्रों का जो महत्व है वो भी बदला है और इसमें जो योगदान करने वाले घटक है वो भी बदले हैं। जैसे पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र जो आज़ादी के टाइम में रोजगार में बहुत बड़ा योगदान देता था और रोजगार के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में भी बहुत बड़ा योगदान देता था। इसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र का आता था और सेवा क्षेत्र में तो बहुत ही कम। आपने देखा हो कि आपके दादा की उम्र के या फिर बूढ़े दादा की उम्र के कितने लोग सेवा क्षेत्र में थे या टीचर थे या जो भी डॉक्टर थे, यानी वो कम थे, तो उनका योगदान कम था। लेकिन समय के साथ साथ ये बदलता गया और रोजगार और उत्पादन दोनों का स्तर भी बदलता गया। सर्वप्रथम प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता अधिक थी। जैसे कि हमने अभी कहा कि आज से 50-100 साल पहले या 200 साल पहले लोग कृषि पर ही ज़्यादा निर्भर हुआ करते थे, लेकिन ये परिस्थिति धीरे धीरे बदलती गई। धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र के विकास होने के कारण उत्पादन में तो बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। जैसे हमने हरित क्रांति देखा था, हरित क्रांति के बाद तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है कृषि में। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का संचलन द्वितीय क्षेत्र की ओर हुआ। अब प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ा, परिणाम स्वरूप कुछ लोग जो अतिरिक्त श्रम थे वो द्वितीय क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। कैसे? जैसे आपका मान लीजिए 100 बीघा का खेत था, सभी आदमी यहीं पर काम करते थे। अब एक ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से काम करने पर कुछ लोग है वो आप जैसे इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते थे, तो कुछ लोग ऐसे बच गए जिसके श्रम का कोई उपयोग नहीं है, तो वो लोग अपना श्रम है वो कृषि में न खपाकर औद्योगिक या उद्योग क्षेत्र की ओर या फिर सेवा क्षेत्र की ओर गति करता है। इसलिए हम कह देते हैं धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र के विकास होने के कारण क्या होता है, उत्पादन में तीव्र वृद्धि होती है और जनसंख्या का संचलन वो द्वितीय क्षेत्र की ओर होता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र की ओर होता है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास फिर आगे बढ़ता है। कैसे? आपने गेहूं पैदा किया, आपने चावल पैदा किया, आपने आलू पैदा किया, आपने टमाटर पैदा किया, टमाटर से सॉस बन गया, आलू से चिप्स बन गई, गेहूं से बिस्किट बन गए। तो ये किस में बने? ये औद्योगिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा, धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में भी सुधार हुआ। औद्योगिक क्षेत्र विकास में आत्मनिर्भरता के बाद में तृतीय क्षेत्र की ओर विकास का रुख होता है। विद्यार्थियों, एक बात तो आप समझ लीजिए, किसी भी राष्ट्र को विकास करना है, पहले प्राथमिक क्षेत्र में मजबूती हासिल करनी है, फिर द्वितीय क्षेत्र में मजबूती हासिल करनी है। सेवा क्षेत्र का योगदान कम से कम होना चाहिए। सेवा क्षेत्र का योगदान कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकास की यही तीर्थ यात्रा है, यानी यही प्रगति है जो किसी राष्ट्र को सने सने ऊपर की ओर लेके जाती है या धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाती है। लेकिन यहाँ एक विडंबना देखिए, क्या किसी के माता पिता ये कहते हैं कि बेटा बड़ा हो और बड़ा होकर तू उद्योग में काम कर, बड़ा होकर तू कोयले की खान में काम कर? नहीं कहते। सब कहते हैं नौकरी लग, कलेक्टर बन, मतलब तीसरे क्षेत्र में आ जा। दूसरे क्षेत्र को इग्नोर कर देते हैं। तो दूसरे क्षेत्र को अगर इग्नोर करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का मूल्यवर्धन नहीं होगा, और प्राथमिक क्षेत्र का मूल्यवर्धन नहीं होगा तो आपका जो विकास है वो स्थिर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप अपने विद्यालय को देखिए। आपके विद्यालय में टीचर तो 50 लगा दिए, मान लो 50 टीचर लगा दिए, लेकिन कमरे 5 है या 10 है और 12वीं की स्कूल है, तो क्या पर्याप्त है? नहीं ना। तो फिर सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है जब तक औद्योगिक क्षेत्र मजबूत नहीं हो? तो इसलिए हमने इस पैरा में आदर्श स्थिति देखी है कि जब प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है, इसके बाद में सने सने द्वितीय क्षेत्र मजबूत होता है और द्वितीय क्षेत्र के बाद में तृतीय क्षेत्र मजबूत होता है। अमेरिका और यूरोप के विकास की गाथा में यही महत्वपूर्ण घटक है। आप देखोगे कि जापान, चीन, इनमें सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का है, न कि तृतीय क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र का। यह परिवर्तन सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार है, लेकिन रोजगार के लिए द्वितीय क्षेत्र का महत्व बना रहा है, यानी रोजगार के अंदर मॉडरेट रहा है, यानी स्थिर रहा है। अगर कोई राष्ट्र कदम दर कदम आगे बढ़ता है, अर्थात प्राथमिक से द्वितीय और द्वितीय से तृतीय, तो उसका विकास स्थायी और सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण का मतलब सबके पास या सबको समान अनुभव करवाने वाला होता है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। इसीलिए भारत में एक साल हमारी अर्थव्यवस्था या जिसको हमने जीडीपी कहा है बढ़कर 9% हो जाती है, अगले वर्ष घटकर 6% हो जाती है, फिर बढ़ के 7 हो जाती है, तो फिर घट के 5 हो जाती है। मतलब हमारा विकास स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सारे के सारे सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और हमारा प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र बहुत ही कमजोर है। जैसे हमने कृषि के अंदर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हैं, उत्पादन इतना कर रहे हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता नहीं है। उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो, और उत्पादन का मतलब कुल उत्पादन। जैसे किसी के 20 बीघा ज़मीन है और 20 बीघा में 100 क्विंटल अनाज होता है, उत्पादन है, लेकिन 1 बीघे में कितना हुआ उसके हिसाब से हम उत्पादकता निकालते हैं। तो उत्पादकता के आधार पर हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। और
अगर हम पंचवर्षीय योजना के आधार पर देखें तो हमने पहले प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान दिया शुरुआत के 10 वर्ष में, फिर द्वितीय क्षेत्र में आ गए 10 से 15 वर्ष यहाँ ध्यान दिए, तो न तो प्राथमिक क्षेत्र मजबूत हो पाया न द्वितीय क्षेत्र मजबूत हो पाया, और हम सीधे घुस गए तीसरे क्षेत्र में। तो तीसरे क्षेत्र का योगदान तो द्वितीय और प्राथमिक पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में क्या स्थिति है? सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन समय के साथ साथ द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ गया, बढ़ना ही था। द्वितीय क्षेत्र तो लगभग प्रतिशत के हिसाब से स्थिर रहा, यानी अगर हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो आज़ादी के टाइम में भी द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 27 से 28% था, और आज भी कितना है? 27 से 28 या 30% के आसपास, यानी 70 सालों के अंदर हमने द्वितीय क्षेत्र को स्थिर रखा है। इसकी दृष्टि से जीडीपी में योगदान की दृष्टि से तृतीय क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। आप सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर इसको देख सकते हो। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए। नीचे हम वर्ष देख रहे हैं 1973-74, 2013-14 और 21-22 की हम तुलना कर रहे हैं। इधर हमारा सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है। अब सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम योगदान की देखें तो 73-74 में आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हो, हम इतने रुपए कमाते हैं। ठीक है, 73-74 में हम 1 लाख करोड़ से भी कम कमा रहे थे, तब हमारी स्थिति ये थी। और इसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो प्राइमरी सेक्टर है उसका ग्राफ आपको दिखेगा, नीला रंग वाला। नीला रंग प्राथमिक क्षेत्र का है, देखिए इतना सा बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन इन दोनों को मिला दे तो भी इससे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह कृषि क्षेत्र पर जो निर्भरता है वो ज़्यादा है। 2013-14 के ग्राफ में देखेंगे, देखिए सेवा क्षेत्र का ग्राफ कितना तीव्र गति से बढ़ा है और कितना बड़ा हिस्सा कवर किया है, आधे से भी ज़्यादा कवर कर लिया है। उद्योग क्षेत्र का विकास हुआ है लेकिन मॉडरेट है, जैसे हमने कहा, यानी ये स्थिर रहा है 28 से 30% के आसपास ही। लेकिन कृषि क्षेत्र का विकास जो यहाँ द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से भी बड़ा था, वो अब घटकर द्वितीय से भी छोटा हो गया। यानी 2013-14 के अंदर हम देखें तो अगर सकल घरेलू उत्पाद हमारा अगर 100 रुपये है, सकल घरेलू उत्पाद हमारा अगर 100 रुपये है, तो 2073-74 में आप समझिए कि कृषि का योगदान लगभग 55 रुपये था, और 2013-14 में कृषि का हिस्सा घटकर लगभग 15 से 16% आ गया, 15 से 16% आ गया। और 21-22 में भी ये 17-18% रहा है। अब आपको 15 से फिर 18 पर कैसे चला गया? ये इसलिए चला गया क्योंकि कोरोना का जो कहर था वो आपने सबने देखा, इस वजह से कृषि ही प्रभावी रही, बाकी कृषि कम प्रभावित रही, बाकी सेवा क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित रहा। इसी प्रकार से हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र है वो भी तीव्र गति से बढ़ता रहा, लेकिन उसका हिस्सा स्थिर रहा। कृषि में तीव्र गिरावट आई है और सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा। तो यही कारण है कि इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का जो विकास है वो तीव्र गति से हुआ है। हमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में और मजबूती लानी जरूरी है। अब यहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी क्षेत्र को 1973 और आगे के हिसाब से देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कैसा बदलाव आता है और आगे कैसे किस प्रकार से बदलाव आता है, उसको भी हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सेवा क्षेत्र का हिस्सा जो किस प्रकार से बढ़कर, जैसे 1973-74 में नीले रंग वाला है, इतना सेवा क्षेत्र था। फिर 2013-14 में जो लाल रंग वाला है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा बन गया, अगर कुल की बात करें। और वर्तमान में ये इतना बड़ा है ना, आधे से भी ज़्यादा, लगभग 56% के आसपास सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से सेकेंडरी क्षेत्र का जो हिस्सा है वो भी ये बता रहा है कि ये बड़ा है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है वो घटा है। सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सेदारी है, यानी जो हमारा उत्पादन है उसमें इनकी कितनी हिस्सेदारी है, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। 1973-74 में अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो आप ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो उत्पाद था उसमें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। प्राइमरी के लिए हमने नीले रंग का प्रयोग किया। जीडीपी में योगदान 30% का था। 2012-13 में ये घट के 14% हो गया, इसके बाद में ये बढ़कर 18 हो गया। इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र पहले बढ़ा, घटा और फिर थोड़ा सा बढ़ा, जबकि द्वितीय क्षेत्र देखिए लगभग कम हो गए, स्थिर है। 73-74 में ये लगभग 25% मान के चलिए, फिर 27 हो गया, फिर वापस 22 हो गया, तो ये इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन सेवा क्षेत्र में देखिए 1973-74 में इसका योगदान लगभग 44% था। 2013-14 में ये बढ़कर 56% हो गया, और 2021-22 में ये बढ़कर 60% हो गया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का विकास सकल घरेलू उत्पाद में जो इसका योगदान है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिस्टम उल्टा नजर आता है। कैसे? कृषि में जो रोजगार है वो 1973-74 में 70% था, यानी देश में अगर 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो कृषि कितने को दे रही थी? 70 को। इसके बाद में देखिए घटा है, और घट के कितने आ गए हैं? लगभग 44 के आसपास। फिर कितना आ गया? लगभग 30 के आसपास। इसका मतलब रोजगार, कृषि क्षेत्र का हिस्सा रोजगार में घटा है, लेकिन इतना नहीं घटा जितना कृषि का योगदान। अब इसकी तुलना आप ऊपर वाले वक्र से कीजिए। कृषि क्षेत्र में जो है वो जीडीपी में योगदान लगातार गिरावट आई है, लेकिन रोजगार में कम आई है। औद्योगिक क्षेत्र का कमोबेश परिवर्तन हुआ है, लेकिन
आप देखोगे कि औद्योगिक क्षेत्र में 1973-74 में 12% के आसपास था, वो बढ़कर 2013-14 में लगभग 24% हो गया और फिर वापस घट के 18% हो गया। ध्यान रहे 2021-22 में कोरोना का प्रभाव शामिल है, क्योंकि खनन या फिर औद्योगिक कार्य कोरोना के दौरान लॉकडाउन के कारण बंद था। सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, रोजगार में भी और सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से, लेकिन रोजगार में वृद्धि इतनी नहीं हो रही है जितनी सकल घरेलू उत्पाद में होती है। इसके बाद में हम आते हैं उत्पादन के तृतीय क्षेत्र का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, तब तक आप इसी स्लाइड को रिवीजन कर लीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय